ट्रोल्स को तो आप सबने सोशल मीडिया पर खूब देखा सुना होगा, लेकिन क्या आप कभी मिले हैं किसी रियल एस्टेट ट्रोल से? शायद नहीं। आज हम करेंगे एक रियल एस्टेट ट्रोल का इंटरव्यू। आप सोचेंगे, रियल एस्टेट ट्रोल ये क्या होता है? दरअसल सोशल मीडिया पर एक नई प्रजाति बहुत तेजी से बढ़ी है। ये न पूरी तरह ब्रोकर है, न पूरी तरह एनालिस्ट है, न पूरी तरह जर्नलिस्ट है, न पूरी तरह डेवलपर का एम्प्लॉय है, लेकिन ये इन सब का एक अद्भुत मिश्रण है। इनमें से कुछ अपने को रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर भी कहते हैं, लेकिन दरअसल ये रियल एस्टेट ट्रोल बिजनेस इकोसिस्टम में कन्वीनियंस और क्विक रिच का ऐसा कॉम्बो है, जिनके पास ज्ञान के नाम पर परोसने को कुछ खास डिश है, जैसे कि प्रॉपर्टी नहीं ली तो जिंदगी भर पछताओगे, ये प्रोजेक्ट लास्ट चांस है, ये लोकेशन अगले 3 साल में दुबई बन जाएगी, आज नहीं खरीदा तो 50% महंगा मिलेगा, बिल्डर की लॉन्च प्राइस कभी वापस नहीं आती, प्रॉपर्टी में कभी नुकसान नहीं होता, रेंट देना सबसे बड़ी गलती है, EMI इज द न्यू रेंट। इसका उद्देश्य प्रॉपर्टी बेचना भी है, लेकिन हमेशा प्रॉपर्टी बेच देना ही मकसद नहीं होता है। कई बार इसका उद्देश्य होता है आपके डर को मोनेटाइज करना। और हाँ, ये हाइपर एक्टिव होते हैं हर उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जहां कंज्यूमर अवेयरनेस के तहत रियल एस्टेट रिस्क एनालिसिस होता है। और इसलिए आज हम करेंगे एक रियल एस्टेट ट्रोल का इंटरव्यू। ये किसी एक ब्रोकर, बिल्डर, यूट्यूबर या कंसल्टेंट का इंटरव्यू नहीं है। ये उस पूरे इकोसिस्टम का इंटरव्यू है जो रिसर्च की जगह अर्जेंसी, एफोर्डेबिलिटी की जगह एस्पिरेशन और बायर प्रोटेक्शन की जगह फोमो बेचता है। ये रियल एस्टेट ट्रोल अपने ऑडियंस की बेचैनी को बिजनेस मॉडल में बदल देता है। स्वागत है मिस्टर रियल एस्टेट ट्रोल। थैंक यू, लेकिन मुझे ट्रोल मत कहिए। मुझे प्रॉपर्टी विजनरी, रियल एस्टेट वेल्थ कोच, लोकेशन इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजिस्ट और कभी कभी इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड प्रॉपर्टी वॉइस कहा जाता है। आप रियल एस्टेट ट्रोल इसलिए कहलाते हैं कि जो भी रियल एस्टेट के खिलाफ बोलता है आप उसे ट्रोल करने लगते हैं। आपके कमेंट भरे पड़े हैं बहुत सारे ऐसे लोगों के वीडियो पर जहां प्रॉपर्टी के हिडन रिस्क बताए जाते हैं। आप पत्रकार हैं या सैडिस्ट हैं? क्यों लोगों के गलत सलत वीडियो को डिफेंड कर रहे हैं जो देश में एक इतने बड़े इंडस्ट्री का इकोसिस्टम खराब कर रहा है? सच बोलने से रियल एस्टेट बिजनेस का इकोसिस्टम कैसे खराब होता है भला? वैसे आपका खुद का रियल एस्टेट एक्सपीरियंस कितना है? YouTube पर 7 साल, Instagram पर 5 साल, WhatsApp ग्रुप्स पर 10 साल और साइट विजिट पर बहुत गहरा अनुभव है। और कितनी प्रॉपर्टीज आपने खुद खरीदी है? क्या आप वहां खुद भी इन्वेस्ट करते हैं जिसकी एडवाइस आप लोगों को देते हैं? आप बहुत पर्सनल हो रहे हैं। आप उकसा रहे हैं कि मैं आपकी ट्रोलिंग शुरू कर दूं। किस बारे में जानना चाहते हैं आप? बेहतर हो कि मेरे रियल एस्टेट एडवाइस या सेल्स पिच के बारे में बात करें। मेरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मेरा पर्सनल मामला है। आप अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर ट्रांसपेरेंट नहीं है, फिर लोग आपको फॉलो क्यों करते हैं? क्योंकि मैं उन्हें होप देता हूं। होप कि उनका 20 लाख का फ्लैट 2 करोड़ का हो जाएगा, कि मेट्रो आने वाली है, कि एयरपोर्ट बनने वाला है, कि एक्सप्रेसवे कनेक्ट होने वाला है, कि IT पार्क आने वाला है, कि ये नेक्स्ट गुड़गांव है, कि ये नेक्स्ट नोएडा है, कि ये नेक्स्ट दुबई है। लेकिन नेक्स्ट कब आएगा क्या आपको खुद पता है? वो मार्केट साइकिल पर डिपेंड करता है। मैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजिस्ट हूं, न कि कोई एस्ट्रोलॉजर। मतलब आपको खुद नहीं पता है जिस बात पर आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं? जब तक बायर वेट करता रहेगा तब तक मैं बोलता रहूंगा। बस आने ही वाला है। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा है, वही तो मेरा एक्सपर्टीज है। बिल्डर्स भी मेरे मुरीद हैं, पैसे वहां से भी मिल ही जाते हैं। आप प्रॉपर्टी बेचते हैं या लोगों को इंफॉर्मेशन देते हैं? इंफॉर्मेशन तो देखिए फ्री है, ब्रोकर तो भरे पड़े हैं शहर में, लेकिन मेरा असल प्रोडक्ट है अर्जेंसी। क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? अगर मैं कहूं प्रोजेक्ट की लीगल ड्यू डिलिजेंस कीजिए, रेरा चेक कीजिए, लैंड टाइटल देखिए, डिलीवरी हिस्ट्री देखिए, मेंटेनेंस बर्डन समझिए, रीसेल लिक्विडिटी देखिए, रेंटल यील्ड कैलकुलेट कीजिए, तो कौन देखेगा मेरा वीडियो? कौन बिल्डर करेगा मुझे एंटरटेन?
कौन देगा मुझे मेरा प्रोफेशनल फी? लेकिन अगर मैं कहूं इस संडे के बाद प्राइस 500 पर स्क्वायर फीट बढ़ जाएगा तो बायर तुरंत फोन करेगा। और प्राइस बढ़ता है वैसे ही जैसा कि आप बताते हैं? जरूर बढ़ता है, कभी ब्रोशर में, कभी कोटेशन में, कभी सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज में। असल सवाल यह नहीं है कि प्राइस बढ़ा या नहीं, असल सवाल है कि लीड आई या नहीं। आप हमेशा लॉन्च प्राइस का जादू दिखाते हैं, कहते हैं लॉन्च पर खरीदो, सबसे ज्यादा फायदा होगा। बिल्कुल, इसमें गलत क्या है? क्या ऐसा कहना गैर कानूनी है? लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में डिले, अप्रूवल, फंडिंग, एक्सिक्यूशन और पोजीशन रिस्क भी होता है, वो तो आप नहीं बताते हैं। देखिए, हर अपॉर्चुनिटी में रिस्क होता है। स्टॉक मार्केट में कम रिस्क है क्या? लेकिन रिस्क किसका? बायर का। और रिवार्ड? अगर प्राइस बढ़ा तो बायर का, अगर बुकिंग आई तो ब्रोकर का, अगर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो बिल्डर का, अगर डिले हुआ तो लीगल डिपार्टमेंट का। तो आपका रोल क्या रहा फिर? सिर्फ वीडियो बनाकर मिसलीड करना और सोशल मीडिया पर रियल एस्टेट को डिफेंड करना? मैं किसी को मिसलीड नहीं करता, सिर्फ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखाता हूं। आपका लास्ट फ्यू यूनिट्स लेफ्ट का रहस्य क्या है? आपके हर वीडियो में क्यों लिखा होता है लास्ट फ्यू यूनिट्स लेफ्ट? आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या लास्ट फ्यू यूनिट्स हमेशा होते नहीं है हर प्रोजेक्ट में? कैसे? हर समय लास्ट फ्यू यूनिट्स बोलने का क्या मतलब हुआ? अरे यार, जरा खुले दिमाग से समझो। पहले टावर ए में लास्ट फ्यू यूनिट्स, फिर टावर बी में लास्ट फ्यू यूनिट्स, फिर फेज 2 में लास्ट फ्यू यूनिट्स, फिर न्यू इन्वेंट्री रिलीज में लास्ट फ्यू यूनिट्स, फिर कैंसिलेशन यूनिट्स में लास्ट फ्यू यूनिट्स। और अगर बायर बोले कि प्रोजेक्ट में बहुत इन्वेंट्री पड़ी है, मैं कहता हूं सर, इन्वेंट्री नहीं है, सिलेक्शन है। आपको चॉइस ज्यादा मिल रही है, इन्वेंट्री कहां है? ये तो आपके लिए मैं मैनेज कर रहा हूं। आप कहते हैं रेंट एक जाल है, रेंट देना बेकार है, ईएमआई दो और अपना घर बनाओ। बिल्कुल, रेंट तो डेड मनी है। और होम लोन इंटरेस्ट क्या है? वो वेल्थ क्रिएशन है, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट चॉइस है। और स्टैम्प ड्यूटी इमोशनल इन्वेस्टमेंट, और रजिस्ट्रेशन नेशन बिल्डिंग, और मेंटेनेंस प्रीमियम लाइफस्टाइल, और प्रॉपर्टी टैक्स सिविक पार्टिसिपेशन। और अगर बायर की जॉब चली जाए तो उसे पॉजिटिव माइंडसेट रखना चाहिए। तो आप अफोर्डेबिलिटी नहीं देखते इन्वेस्टमेंट के मामले में? मैं अफोर्डेबिलिटी को बहुत ब्रॉड तरीके से देखता हूं, आप मीडिया वाले उतना ब्रॉड नहीं सोच पाते हैं। कैसे? जरा डिटेल में समझाइए। अगर बायर की सैलरी 80,000 है, स्पाउस की 60,000 है, पेरेंट्स कुछ दे सकते हैं, गोल्ड बेच सकते हैं, म्यूचुअल फंड रिडीम हो सकता है और फ्यूचर सैलरी इंक्रीमेंट आएगा, तो उन सब बेसिस पर प्रॉपर्टी अफोर्डेबल हो ही जाती है। ये सब कैलकुलेशन समझने का तरीका है। और अगर इनमें से कुछ ना हो, यहां तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं आपके कैलकुलेशन में, तो बायर को अपनी एम्बिशन बढ़ानी चाहिए। प्रॉपर्टी कभी नीचे नहीं जाती, इंसान को हमेशा अपने ग्रोथ माइंडसेट पर काम करना चाहिए। आप अक्सर कहते हैं कि प्रॉपर्टी में कभी नुकसान नहीं होता, बस खरीद लो। हाँ, क्योंकि प्रॉपर्टी टेंजिबल असेट है, कभी किसी को लॉस नहीं देता है। लेकिन कई प्रोजेक्ट्स में बायर्स बरसों तक एग्जिट नहीं कर पाते। कई लोकेशंस में रीसेल प्राइस लॉन्च प्राइस से कम हो सकती है। कई फ्लैट्स में बायर को रीसेल बायर नहीं मिलता। कई जगह नॉमिनल प्राइस वही रहता है, लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू गिर जाती है। देखिए, प्रॉपर्टी का प्राइस कभी नहीं गिरता है। अब आप इंटरव्यू के नाम पर बकवास कर रहे हैं, आपका फाइनेंशियल ज्ञान बहुत कम है। अगर प्रॉपर्टी प्राइस कभी कम नहीं होती है तो सेलर को डिस्काउंट क्यों देना पड़ता है? मार्केट में डिस्ट्रेस सेल क्यों होता है? वो प्राइस करेक्शन नहीं कहलाता है, आप गलत टर्म यूज कर रहे हैं। तो क्या कहलाता है? प्राइस का कम करना। इसे बायर स्पेसिफिक नेगोशिएशन कहते हैं। और अगर मार्केट में 10 लोग बेच रहे हों और बायर एक हो, तो आप क्या कहेंगे? तो वो टेम्पररी लिक्विडिटी इवेंट है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी प्राइस नहीं गिरती, सिर्फ सेलर की उम्मीद गिरती है, राइट? एग्जैक्टली। अब आप समझने लगे हैं। आप मेरे साथ रहें, आप में भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बनने की पोटेंशियल है। नहीं, मैं एक पत्रकार ही ठीक हूं। वैसे लोकेशन 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 के नाम पर आप प्रमोट क्या करते हैं? लोकेशन या सिर्फ मैप? आप हर लोकेशन को इमर्जिंग हॉटस्पॉट क्यों बताते हैं? क्योंकि इंडियन रियल एस्टेट में हर जगह पोटेंशियल है। एरिया या तो हॉटस्पॉट होता है या इमर्जिंग हॉटस्पॉट। लेकिन
पोटेंशियल और प्रेजेंट डिमांड में फर्क होता है ना। देखिए, आज खाली जमीन है तो कल सिटी होगी। अर्बनाइजेशन कितना बढ़ रहा है देश में, और अगर कल भी खाली जमीन रही, अगर लोगों के पास परचेज पावर ही ना हो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को पेशेंस चाहिए। इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड देता है। कितना लॉन्ग टर्म? क्या अगले 4-5 जनरेशन आगे के लिए? लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है कि जब तक बायर सवाल पूछना बंद ना कर दे। आप लोकेशन एनालाइज कैसे करते हैं? गूगल मैप्स, ड्रोन शॉट, एक्सप्रेसवे एनिमेशन, प्रपोज्ड मेट्रो और सनसेट के साथ टावर का हाईटेक वीडियो, और इन सब के बीच एक खूबसूरत सी मॉडल। लोकल एम्प्लॉयमेंट बेस आपके लिए मायने नहीं रखता है? कमिंग सून नाम सुना है? आपके इंटरव्यू में रिसर्च की बहुत कमी है। सवाल ठीक पूछिए। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वाटर, ड्रेनेज, कम्यूट टाइम, ये सब को आप हमेशा फ्यूचर टेंस में क्यों बताते हैं? ये सब पोजीशन के बाद देखने की चीज होती है, ना कि प्रॉपर्टी प्रमोट करते समय। आपको प्रॉपर्टी मार्केट की समझ कम है। आप खुद हैं क्या? ब्रोकर या इंडिपेंडेंट एडवाइजर? आप खुद को इंडिपेंडेंट एडवाइजर कहते हैं। आपकी इनकम कहां से आती है? मेरे मल्टीपल सोर्सेज ऑफ अर्निंग हैं। कंसल्टेशन फी, यूट्यूब एड्स, ब्रांड कोलैबोरेशन, प्रॉपर्टी साइट विजिट्स, रेफरल इनकम, चैनल पार्टनरशिप्स, लीड जनरेशन और बिल्डर कमीशन की बात आप नहीं बता रहे हैं। क्यों? वो रिलेशनशिप वैल्यू है, ये कोई दलाली नहीं है। क्या आप बायर को बताते हैं कि किस प्रोजेक्ट को प्रमोट करने से कितना कमीशन मिलता है? या फिर किसी प्रोजेक्ट रिव्यू में डिस्क्लेमर डालते हैं आप कि ये एक पेड प्रमोशन है? अगर हर चीज बतानी पड़े तो कंटेंट क्रिएशन कैसे होगा? पब्लिक विश्वास कैसे करेगी? कट कट, ये हिस्सा मेरे इंटरव्यू में से काट देना। तो आपका एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है रियल एस्टेट को प्रमोट करने में। मेरे जैसे लोगों के वीडियो पर आकर क्रिटिसाइज करने की वजह फाइनेंशियल ज्यादा है, आपका शौक है, या बिल्डर का आदेश? देखिए, हर एक्सपर्ट का अपना इकोसिस्टम होता है, और बायर का सपना होता है। आज हर प्रोजेक्ट लग्जरी क्यों है? लग्जरी शब्द का असली अर्थ क्या है आपके लिए? मार्केट में हर तरफ लग्जरी है क्योंकि बायर लग्जरी चाहता है। ये तो डिमांड सप्लाई की बात है। लेकिन 2 BHK, स्मॉल बालकनी, क्राउडेड टावर, हाई मेंटेनेंस और 70% लोडिंग भी लग्जरी है क्या? अगर लॉबी में सैंडलियर्स हैं, जिम है, इन्फिनिटी पूल का रेंडर है और क्लब हाउस का नाम द इंपीरियल पेविलियन है, तो क्या ये सब लग्जरी नहीं है? और प्रॉपर्टी के साथ के बेसिक एमिनिटीज की कमी पर आप क्या बताते हैं? वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम को कैसे देखते हैं आप? लग्जरी लाइफस्टाइल में टैंकर मैनेजमेंट भी आता है, और पार्किंग, प्रीमियम मोबिलिटी इकोसिस्टम और मेंटेनेंस 12,000 से 20,000 पर मंथ, क्या ये भी लग्जरी है? लाइफस्टाइल हैज अ कॉस्ट। आपकी बातों से सबसे ज्यादा कौन इंप्रेस होता है? सबसे ज्यादा कौन फंसता है? 3 तरह के लोग मेरे क्लाइंट बनते हैं। पहला, जिसे लगता है कि वो रेंट देकर पीछे रह गया है। दूसरा, जिसे लगता है कि प्रॉपर्टी से जल्दी वेल्थ बन जाएगी। तीसरा, जिसे लगता है कि हर दोस्त ने घर ले लिया, सिर्फ वही रह गया। यानी फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड और सोशली प्रेशर्ड लोग आपके विक्टिम बनते हैं। क्या बकवास है ये? कौन विक्टिम? कैसा विक्टिम? इसे हम कहते हैं हाई कन्वर्जन ऑडियंस। आप उनकी मदद करते हैं कैसे? मैं उन्हें साइट विजिट कराता हूं, बिल्डर से कनेक्ट कराता हूं। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मेरा मतलब है कि आपके बिजनेस के लिए बड़ा थ्रेट क्या है? क्या हम जैसे कंज्यूमर अवेयरनेस के वीडियो बनाने वाले लोग आपके राइवल हैं? यार देखो, तुम लोग तो बकवास वीडियो बनाते हो और मैं तुम्हारे वीडियो पर आकर ट्रोल भी कर ही लेता हूं, लेकिन मेरा सबसे बड़ा थ्रेट है बायर का ड्यू डिलिजेंस। क्यों? क्योंकि ड्यू डिलिजेंस बायर को स्लो कर देता है। और क्या थ्रेट है? फाइनेंशियल स्प्रेडशीट। क्यों? क्योंकि स्प्रेडशीट बायर को दिखा देती है डाउन पेमेंट कितना है, लोन इंटरेस्ट कितना है, ईएमआई कितने साल चलेगी, मेंटेनेंस कितना बढ़ेगा, रेंट कितना आएगा, रेंटल यील्ड कितनी कम है, एग्जिट पर ब्रोकरेज और टैक्सेस क्या होंगे, और सबसे जरूरी, क्या वास्तव में वो प्रॉपर्टी अफोर्ड कर सकता है। तो आप किस तरह के लोग प्रेफर करते हैं? वो लोग जिनके साथ हो इमोशन। समझाना आसान होता है। बच्चों का फ्यूचर सोचिए, अपना घर होना चाहिए। आज नहीं लिया तो कभी नहीं ले पाएंगे। आपके बच्चों को गर्व होगा। और बायर की बैलेंस शीट, उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, वो मेरा काम थोड़ी ना है, वो उनका सीए देख लेगा। तुम जैसे लोगों की प्रॉब्लम यह है कि तुम उन्हें इतना कंफ्यूज कर देते हो
कि कोई इन्वेस्ट ही ना करे, कैलकुलेट ही करता रह जाए। जब प्रेडिक्शन गलत हो जाए तो आप क्या करते हैं? आपने 2021 में कहा था कि इस माइक्रो मार्केट में प्राइस 40% बढ़ेगा। हाँ, कहा था और ब्रॉडली बढ़ा भी है। लेकिन रीसेल मार्केट में बायर्स नहीं हैं, ये तो बिल्डर का बताया जा रहा प्राइस है। अब बायर क्या समझेगा नहीं कि ये टेम्पररी करेक्शन है? कैसी बातें करते हो यार। और 2022 में आपने कहा था कि मेट्रो आने से प्राइसेस डबल होंगे। मेट्रो प्रपोजल अभी एक्टिव कंसिडरेशन में है। और 2023 में कहा था पोजीशन 2024 में होगा। आज तक लोग पोजीशन का वेट कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन इज ए जर्नी। लोग साइट पर जाते हैं एक होप, एक एस्पिरेशन के साथ। ये बहुत कीमती मोमेंट होता है, हर किसी के लाइफ में नहीं आता ये लम्हा। और बायर ईएमआई और रेंट दोनों दे रहा है। उसकी जिंदगी की मुश्किल के लम्हों का क्या? उसने असेट क्रिएशन शुरू कर दिया है। शॉर्ट टर्म पेन फॉर लॉन्ग टर्म गेन, यू नो। जब आपकी प्रेडिक्शन गलत हो जाए तो आप क्या करते हैं? मैं अगला वीडियो बनाता हूं। मार्केट में बड़ा करेक्शन आया है, अब स्मार्ट इन्वेस्टर खरीदेंगे, ये उनका टाइम है। और पुराना वीडियो, वो पुरानी गलत असेसमेंट, उसे कैसे डिफेंड करते हैं आप? एल्गोरिथम की याददाश्त बहुत कमजोर होती है और बेहतर हो कि तुम भी अपनी याददाश्त ज्यादा तेज मत करो, नहीं तो इंटरव्यू खत्म करो। ओके, फाइनल क्वेश्चन राउंड। दुनिया की सबसे बड़ी रियल असेट क्या है? लैंड बैंक? गलत। लग्जरी अपार्टमेंट? गलत। प्री लॉन्च एलोकेशन? गलत। तो क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग। क्योंकि जिस बायर के पास क्रिटिकल थिंकिंग है वो पूछेगा इस प्रोजेक्ट की लीगल स्टेटस क्या है, रेरा रजिस्ट्रेशन और क्वार्टरली अपडेट्स क्या हैं, बिल्डर का पास्ट डिलीवरी रिकॉर्ड क्या है, कारपेट एरिया कितना है और लोडिंग कितना है, पोजीशन डिले हुआ तो मेरा प्रोटेक्शन क्या है, टोटल कॉस्ट सिर्फ बीएसपी नहीं ऑल इंक्लूसिव कितना है, ईएमआई, मेंटेनेंस, टैक्स और इंश्योरेंस के बाद एफोर्डेबिलिटी क्या है, इस लोकेशन में रियल एंड यूजर डिमांड है या सिर्फ इन्वेस्टर स्टोर है, ये रीसेल लिक्विडिटी कितनी है, रेंटल यील्ड और होल्डिंग कॉस्ट का गैप कितना है, एडवाइजर को किससे कमीशन मिल रहा है, और यही सवाल उस पूरे बिजनेस मॉडल के लिए खतरा है जो लास्ट चांस बेचकर बायर से लाइफ टाइम कमिटमेंट करवाता है। ये इंटरव्यू है या तुम्हारा प्रवचन? खत्म करो ये इंटरव्यू, बंद करो कैमरा। आप असहज क्यों हो रहे हैं? आप तो ट्रॉल हैं, कुतर्क करने के पीएचडी होल्डर हैं। तुम्हारा निगेटिव माइंडसेट है, तुम एंटी प्रॉपर्टी हो, रेंट लॉबी वाले हो, अपॉर्चुनिटी हेटर हो, तुम मिडिल क्लास को अमीर नहीं बनने देना चाहते हो। देखते जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। मेरे नए वीडियो का थंबनेल होगा रवि सिन्हा क्यों नहीं चाहते कि आप अपना घर खरीदें, और उसके नीचे यह भी लिखा होगा Only 3 units left, DM now। तुम अब कैमरा ऑफ करते हो कि नहीं? प्रॉपर्टी खरीदना गलत नहीं है, होम लोन लेना भी गलत नहीं है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदना भी गलत नहीं है। गलत तब होता है जब अर्जेंसी रिसर्च की जगह ले ले, ब्रोशर लीगल डॉक्यूमेंट्स की जगह ले ले, ड्रीम एफोर्डेबिलिटी की जगह ले ले, इन्फ्लुएंसर इंडिपेंडेंट एडवाइजर की जगह ले ले, और प्राइस बढ़ जाएगा आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट थेसिस बन जाए। क्योंकि रियल एस्टेट में सबसे खतरनाक ट्रॉल वो नहीं जो आपको ऑनलाइन गाली देता है, सबसे खतरनाक ट्रॉल वो है जो आपकी सबसे बड़ी लाइफ सेविंग्स को लिमिटेड टाइप ऑफर बनाकर बेच देता है। तो ये था मेरा इंटरव्यू एक रियल एस्टेट ट्रॉल के साथ, इस बिजनेस के इकोसिस्टम को समझने के लिए। अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया तो मैं एक ऐसा ही इंटरव्यू करूंगा किसी फाइनेंशियल ट्रॉल के साथ भी। अभी के लिए तो इस रियल एस्टेट ट्रॉल के साथ आपका भी शुक्रिया।